आप सभी ने थंबनेल तो देखा होगा, ये उन स्टूडेंटों के लिए है जो सभी तैयारी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा सीरियस हैं और लॉकडाउन के समय में वो ये सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं कि हम किस तरीके से तैयारी करें और कैसे प्लानिंग बनाएं, क्या मास्टरमाइंड प्लानिंग होनी चाहिए। तो हम कुछ पॉइंटों पे बात करेंगे। तो सिर्फ 10 पॉइंट हैं, लेकिन वो 10 के 10 इतने ज़बरदस्त पॉइंट हैं। अगर आपने एक एक पॉइंट माना और अपने जीवन में उतारा तो मैं सच बताता हूँ, 1 साल बाद वापस इस वीडियो को देखना और मुझे कमेंट करना कि आपको कितना फ़ायदा हुआ। यकीन मानना बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो सबसे पहले हम पहले पॉइंट पर बात करेंगे कि हम एग्ज़ाम नोट्स देखते हैं, जैसे कि बहुत सारे नोट्स मार्केट में होंगे, कोई टॉप 10 नोट्स में आ रहा है, इस तरीके से बहुत सारे नोट्स हैं, जैसे कि मास्टरमाइंड हो गया, काका प्रकाशन हो गया, काफ़ी इस तरह के ऐसे होते हैं। ये तो मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। तो काफ़ी सारे नोट्स हैं, हमें सारे नोट्सों को लेकर तैयारी नहीं करनी है। हमें क्या करना है, हमें कोई एक नोट्स लेना है, उसको लेकर रिवीजन करना है, वरना हम डबल माइंडेड हो जाएंगे। हम खुद नहीं समझ पाएंगे कि हम कौन से नोट्स की बात माने, किस नोट्स से हम तैयारी करें। तो इसलिए एक नोट्स को लेना है, उस पर भरोसा करके, उसी पे भरोसा करके तैयारी करनी है, तब आपकी तैयारी सफल हो पाएगी और आप एक रास्ते पर चल पाओगे, डबल माइंडेड नहीं होंगे और कन्फ्यूज नहीं होंगे और तैयारी भी ज़बरदस्त हो जाएगी। अगले पॉइंट पर हम बात करेंगे 1 ईयर प्लान। पूरे साल की प्लानिंग कर लेनी है कि हमें किस तरीके से तैयारी पे ध्यान देना है, किस तरीके से तैयारी करनी है। एक पेपर ले लेना, वाइट पेपर, और इस पर पूरी तरीके से 12 के 12 महीना की एक प्लान बना लेना है कि हम किस तरीके से अपने सब्जेक्टों की तैयारी करने वाले हैं। तो हमें क्या करना है, टोटल सब्जेक्टों को गिनना है और उन्हें 12 में डिवाइड कर देना है, या इस तरीके से कर सकते हैं हम 10 में डिवाइड कर सकते हैं। बाकी के जो 2 महीने होंगे उनमें हम वैसे रिवीजन के लिए रख सकते हैं, जो फाइनल ईयर होते हैं हमारे, उसके लिए। तो अभी एग्ज़ाम की पता नहीं है किस तरीके से हो रहे हैं, और एग्ज़ाम का पैटर्न जो है वो हमें खुद ही समझना पड़ेगा और हमें उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, उसका हिसाब हमें बनाना पड़ेगा। 1 साल की हमें प्लानिंग बनाकर चलनी पड़ेगी, क्योंकि स्कूलों का अभी कोई टाइम टेबल नहीं है, तो हमें पता नहीं है क्या होगा। तो इसलिए 1 साल की प्लानिंग आपको सिर्फ अपने हिसाब से बनानी है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मोटिवेशन। कोई भी मोटिवेशनल बुक ज़रूर पढ़नी है, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में काफ़ी सारे उतार चढ़ाव आते हैं। कभी नंबर कम आते हैं, कभी नंबर बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, कभी और कोई परेशानी होती है, कभी कहीं स्ट्रेस में हम आ जाते हैं, कोई सब्जेक्ट हार्ड होता है तब हमें दिक्कत होती है। तो कई सारी परेशानियों का हमें सामना करना पड़ता है। इसलिए कोई भी अच्छी सी बुक अपने पास अपने साथ रखनी है, अपने सिलेबस में एक बुक शामिल करनी है जो मोटिवेशन पर आधारित हो। जब भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, उससे पहले ही वो पढ़नी है, ताकि जिस टाइम पे स्ट्रेस हो उस टाइम पर वो बातें याद आ सकें जो बुक में पढ़ी थी। इसलिए कोई भी बुक सजेस्ट कर लें और किसी भी अपने आसपास के किसी भी टीचर से पूछ लें। कोई भी शिक्षक होंगे जो आपको ये बता सकेंगे कि कौन सी मोटिवेशन बुक होगी जो आपके हिसाब से सही होगी। वो बुक आपको अपने पाठ्यक्रम में शामिल करनी है। और डेली टाइम सेट करना है कि किस टाइम पढ़ना है हमें। डेली टाइम अगर आपका सेट होगा तो उस तरीके से आप पढ़ पाएंगे। रोज़ का टाइम टेबल अगर आपका सेट होगा तो आपको तैयारी करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो इसलिए डेली टाइम सेट ज़रूर रखना है, ताकि प्रॉब्लम ना हो। टाइम पता होगा, उसी तरीके से हम तैयारी कर पाएंगे। तो डेली टाइम सेट करना इसलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे काम हो जाते हैं हमें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ना ही है, और बाकी सारे काम भी होते हैं, जैसे कि खेलना भी होता है, थोड़ी बहुत घर में भी हेल्प करनी होती है, और थोड़ा आराम भी करना होता है। तो इसी तरीके से हमें अगर पढ़ाई का टाइम सेट होगा तो हमें और किसी काम में दिक्कत नहीं आएगी, और हम डायरेक्टली हमें पता होगा कि हम किस टाइम पढ़ेंगे। उससे पहले हम कुछ भी कर सकते हैं अपने टाइम के हिसाब से। और सबको बहुत ज़्यादा मज़ा आता होगा स्टूडेंट ग्रुप बनाकर पढ़ाई करना। एकदम ग्रुप बनाकर पढ़ाई करने में बहुत ज़्यादा आनंद आता होगा। तो ग्रुप बनाकर पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन अपने से सीनियर अपने फ्रेंड बनाने हैं। जैसे कि मान लो आप 10th में हैं तो 12th के फ्रेंड होने चाहिए, BSc के, या मतलब ग्रेजुएशन के होने चाहिए, किसी भी ग्रेजुएशन में हो या कोई भी डिप्लोमा ले रहे हो। कुल मिला के उसी क्षेत्र में आपके सीनियर होने चाहिए। ग्रुप स्टडी तब संभव हो सकती है। मान लो कि आप ग्रुप में बैठ के स्टडी कर रहे हो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा और उनके सामने आप पढ़ भी पाओगे, क्योंकि जो आसपास के होंगे, जो आपके साथ के होंगे, उनके साथ में आपकी पढ़ाई नहीं होगी। क्योंकि ग्रुप स्टडी कभी नहीं हो पाती है, कभी भी ये सक्सेसफुल नहीं होती है। अगर ग्रुप में हमसे बड़े, हमसे सीनियर अगर हैं हमारे फ्रेंड्स, तो हम कर सकते हैं ग्रुप स्टडी, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाली है। काफ़ी लोग ऐसे करते भी हैं, तो उनके लिए बहुत तगड़े रिजल्ट आते भी हैं। उनके लिए बढ़िया रिजल्ट इसलिए आता है क्योंकि वो अपने से सीनियर अपने ग्रुप में रखते हैं। मैं यह नहीं बोलूँगा कि जो आपके साथ के जो दोस्त हैं, आपके जो क्लासमेट्स हैं, उनके साथ में आपको व्यवहार नहीं रखना है। वो अलग बात है, व्यवहार रखना है, वो स्कूल का और वो अलग हिसाब रहेगा हमारा। लेकिन जो स्टडी टाइम है वो ग्रुप स्टडी में सिर्फ वो रखने हैं जो सीनियर हों।
उसी तरीके से हम रख सकते हैं जैसे हमारी सुविधा हो। जैसे कि हम बॉयज़ हैं तो बॉयज़ में हम रख सकते हैं, हमारे सिस्टर हों या हमारे ब्रदर हों, कोई भी हों, या हमारे पड़ोस में कोई हों उनके साथ में कर सकते हैं। कोई गर्ल्स है तो वो भी इस तरीके से रख सकती हैं, उनके ब्रदर हों या सिस्टर हों या पड़ोस में कोई भी हो, उस तरीके से ग्रुप स्टडी में अपना ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर हम ध्यान देंगे कि हमारा खेल का जो टाइम है वो भी फिक्स होना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर की गतिविधि भी एकदम फिट फॉर होनी चाहिए। क्योंकि अगर हमें हेल्थी रहना है तो हमें तरह तरह के गेम्स खेलता रहना पड़ेगा, इंडोर एंड आउटडोर। लेकिन फ़िलहाल आउटडोर खेलने में थोड़ा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि लॉकडाउन का समय है और ज़्यादा बाहर घूमना भी सही नहीं है। तो इसलिए इंडोर गेम भी हम खेल सकते हैं, काफ़ी सारे हैं। रैकेट हम खेल सकते हैं, कैरम हम खेल सकते हैं, या हम छोटा सा कोई फील्ड हो हमारा होता है तो वहाँ हम क्रिकेट खेल सकते हैं छोटी सी जगह में, घर घर के लोग मिलकर। तो इस तरीके से हम खेल का समय अगर फिक्स रखेंगे तो हमारा माइंड भी चुस्त रहेगा एकदम, और एकदम हमारा शरीर भी एकदम ज़बरदस्त रहेगा। उसी तरीके से हमारी तैयारी पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ताकि हमारा माइंड भी तरोताज़ा रहेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। तो कभी भी हम प्लानिंग बनाएं और सब्जेक्टों को लगाएं तो हमें क्या करना है, हमें बड़े हिसाब से सब्जेक्ट को लगाना है। जैसे मान लो कि हम 1 ईयर की प्लानिंग बना रहे थे, या हम आज की प्लानिंग बना रहे हैं, डे बाय डे की प्लानिंग बना रहे हैं, तो उस प्लानिंग में हमें क्या करना है, आसान के साथ में कठिन सब्जेक्ट रखना है, आसान के साथ में कठिन। तो इस तरीके से क्या होगा कि हम आसान सब्जेक्ट पढ़ेंगे फिर कठिन पढ़ेंगे, तो दोनों की तैयारी अच्छे से हो पाएगी और बढ़िया तरीके से हम तैयारी कर पाएंगे, और वो तैयारी सक्सेसफुल भी होगी। क्योंकि आसान और कठिन इस तरीके से पैटर्न बनाकर ही तैयारी बढ़िया हो पाएगी। और आप यह काम करके देखना और फिर मुझे बताना कमेंट में कि आपको कितना फ़ायदा इससे हो रहा है। वाकई में फ़ायदा होगा, क्योंकि मैं भी एक टीचर हूँ, मैंने भी काफ़ी लोगों को ये देखा है करते हुए, प्रैक्टिकली देखा है, मेरा अनुभव खुद का भी रहा है। काफ़ी सारे फ़ायदे आपको मिलने वाले हैं अगर आप इन पॉइंटों को मानते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा माइंड को आराम देना है। जैसे कि मान लो एग्ज़ाम टाइम हमारा चल रहा है, एग्ज़ाम टाइम में हम क्या करते हैं कि हम पेपर से एक दिन पहले भी पढ़ते हैं, और उस दिन रात को पढ़कर सोते हैं कि सुबह को पेपर है। और कुछ लोग तो क्या करते हैं कि जिस दिन पेपर होता है उस दिन भी पढ़ते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जब हम साल में तैयारी कर रहे हैं तो वो साल का टाइम हमें इसलिए तो मिला है कि ताकि हम पूरी 1 ईयर में तैयारी कर सकें। अगर हम 1 ईयर में पूरी में तैयारी कर रहे हैं तो फिर हम उस एक दिन में क्या कर लेंगे, क्योंकि जो रिवीजन हम करेंगे पूरी बुक तो हम पढ़ नहीं पाएंगे एक दिन में। तो हम अपने दिमाग को परेशान कर रहे हैं, और वो परेशानी हमारे एग्ज़ाम में दिक्कत कर सकती है, क्योंकि हमारा जो माइंड है उसे भी आराम की सख्त ज़रूरत है। अगर हम अपने माइंड को आराम नहीं देंगे तो वो एग्ज़ाम टाइम में जाकर हमें परेशान करेगा, तो हम बहुत ज़्यादा बोर से हो जाएंगे और हम परीक्षा में ठीक तरीके से पेपर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमारा माइंड थक जाएगा। इसलिए हमें क्या करना है, एक दिन पहले अच्छे से नींद पूरी करनी है, और पूरी नींद लेने के बाद में अगले दिन आराम से रिलैक्स होकर उठना है। और पेपर का जो सामान होता है हमारा, जो भी हमें ले जाना है, वो हमें एक दिन पहले ही फिक्स करके रख देना है एक किसी भी जगह कि ये हमारा पेपर का सामान है, ताकि अगले दिन उठकर आप आराम से अच्छे से जा सकें। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें पेपर से एक दिन पहले तैयारी बिल्कुल नहीं करनी है, और उससे 2 दिन पहले तैयारी जो भी रिवीजन होगा एकदम फाइनल करके रख देना है, और एक दिन पहले बिल्कुल फ्री रहना है, और थोड़ा गेम वेम खेल सकते हैं, इधर थोड़ा माइंड अपना सेट कर सकते हैं। इस तरीके से आप करेंगे तो। और एग्ज़ाम में क्या करना है, एग्ज़ाम टाइम जैसे हम बैठते हैं पेपर करने के लिए, काफ़ी सारे बच्चे क्या करते हैं कि पूरा का पूरा पेपर एक साथ पढ़ लेते हैं। ऐसा नहीं करना है। आप एक बात सोचो, अगर हम कंप्यूटर खोलते हैं या मोबाइल हम खोलते हैं तो उसमें एक बार में एक फ़ाइल पर हम काम कर सकते हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि हम 20 की 20 फाइल खोल सकते हैं, तो 20 की 20 फाइल खोल सकते हैं, लेकिन एक साथ काम नहीं कर सकते। अगर हम एक फ़ाइल पर काम कर रहे हैं तो हमें दूसरी वाली फ़ाइल हटानी पड़ेगी, तब हम पहली वाली फ़ाइल पर काम कर पाएंगे। तो इसी तरीके से जैसे कि मोबाइल कंप्यूटर में हम एक साथ कई फाइलों पर काम नहीं कर सकते, इसी तरीके से हम अपने दिमाग को कई सारी चीज़ों का कई सारे क्वेश्चन एक साथ नहीं दे सकते। एग्जाम्पल मैं दे के बताऊँगा। जैसे मान लो आपने 3 क्वेश्चन एक साथ पढ़ लिए, तो जो हमारा माइंड है वो तीनों क्वेश्चनों के आंसर एक साथ निकाल देगा, और हम कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा किसका आंसर है। ऐसा कईयों के साथ होता है, सबके साथ नहीं, लेकिन ऐसा काफ़ी स्टूडेंट्स के साथ में ऐसा होता है, और कई लोगों के साथ में होता होगा। जितने भी आप वीडियो देख रहे हैं, आप में से भी काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जिनके साथ में ऐसा होता होगा। तो बहुत ध्यान से करना है। हमें क्या करना है, हमें जो आता है वो आता ही है, हम उसे करेंगे ही। तो हमें क्या करना है, हमें पेपर लेना है और हमें 1 बाय 1 करना है। मान लो पहला क्वेश्चन हमें पढ़ना है और उसे सॉल्व करना है। किसी वजह से वो नहीं आता है तो सेकंड पढ़ जाना है, फिर उसे सॉल्व करना है। इस तरीके से हम सॉल्व करते हुए जाएंगे 1 बाय 1, और लास्ट में जब हमारा पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो जाएगा तो फिर हम दोबारा से देखेंगे कोई क्वेश्चन रह तो नहीं गया है। इससे आपका टाइम भी बचेगा और आपके दिमाग में बॉदरेशन भी नहीं होगी, और गलत आप आंसर भी नहीं लिख पाएंगे,
क्योंकि अगर हम सारा क्वेश्चन पेपर एक साथ पढ़ लेंगे तो उसमें खिचड़ी बन जाती है, किसी का आंसर किसी में, किसी का आंसर किसी में मिक्स हो जाता है। और जब हम पेपर देकर बाहर निकलते हैं तब हम कहते हैं अरे ये हमने क्या कर दिया, उसका आंसर हमने उसमें लिख दिया, उसका आंसर हमने उसमें लिख दिया। इस तरीके से गड़बड़ बहुत ज़्यादा होती हैं, तो ऐसा गड़बड़ ना हो, आप पहले से सावधान हो जाइए। कभी भी क्वेश्चन पेपर को एक साथ मत पढ़िए, 1 बाय 1 पढ़िए, आराम से अच्छे से रिलैक्स होकर कीजिए, आपका पेपर बहुत बेस्ट जाने वाला है। और लास्ट पॉइंट पर हम ध्यान देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी है। दूसरों की मदद करने का मतलब ये है कि अपना टाइम नहीं बिगाड़ना है। दूसरों की मदद करने का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सड़क पे खड़े हो जाएं और सब लोगों को पकड़ पकड़ के पूछें कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए या क्या मदद करनी है। इस तरीके से नहीं करनी है। हमें दूसरों की मदद करने का मतलब है जहाँ भी हमारी ज़रूरत है हमें वहाँ हेल्प करनी है। और हेल्प से क्या होगा कि आपके मन को शांति मिलेगी और बहुत अच्छा सा महसूस होगा। और छोटों का आदर करना है और बड़ों का सम्मान करना है, मन को शांति मिलेगी, क्योंकि हम भी किसी न किसी से छोटे हैं और बड़े हमारा अगर आदर करेंगे हमें बहुत अच्छा लगेगा। अगर हम किसी से बड़े हैं और छोटे हमारा सम्मान करेंगे तो हमें बहुत बेस्ट लगेगा। इस तरीके से अगर हम करते हैं तो हमारी स्टूडेंट लाइफ बहुत ज़बरदस्त जाने वाली है। और अपनी प्लानिंग को इस तरीके से सेट करें ताकि आप हर काम कर पाएँ, आप थोड़ा बहुत गेम भी खेल सकें और अपनी प्लानिंग को ठीक तरीके से सेट भी कर सकें। तो इस तरीके से अपने आप को फिक्स एकदम रखना है। और आशा करता हूँ आपको ये बातें बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होंगी और इन सभी को फॉलो करना। बताने का तरीका मेरा कुछ और हो सकता है, लेकिन आप बिल्कुल सही तरीके से समझे होंगे। मुझे आपको पूरा भरोसा है कि आप इस सारे पॉइंटों पर ध्यान देंगे और ठीक तरीके से इन्हें फॉलो भी करेंगे। और जो भी व्यक्ति इन्हें फॉलो करेगा उनको क्या क्या फ़ायदे होते हैं या इनके अलावा भी क्या क्या बातें हो सकती थी जो मैं इसमें नहीं बता पाया हूँ, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। इसी तरीके से हम जुड़े रहेंगे हमेशा के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपके पास में अपडेट पहुंचती रहे। इसी तरीके से हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।